जरा सोचिए, सालों साल आपने हाड़ तोड़ मेहनत की, दिन रात एक करके किसी सरकारी नौकरी की तैयारी की, और जिस दिन रिजल्ट आने वाला है ठीक उसी वक्त पता चलता है कि वो सीट किसी अमीर बाप के बेटे ने मोटी रकम देकर पहले ही खरीद ली है। बताइए, ऐसे में आपकी काबिलियत की कीमत क्या रह जाती है? एक मिडिल क्लास घर के लड़के या लड़की के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, ये पूरे परिवार की उम्मीद होती है, जिंदगी का सहारा होती है, आने वाले कल का इकलौता भरोसा होती है। मगर अफसोस, कुछ हरामखोर लोग पेपर लीक करके घूसखोरी का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और इसकी कीमत चुका रहे हैं वो असली होनहार बच्चे जिनके ख्वाब बरसों की मेहनत के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। समाज की इसी कड़वी हकीकत पर बनी है 2026 की एकदम नई थ्रिलर सीरीज एग्जाम। एक लड़की और उसके चंद साथी मिलकर सरकारी एग्जाम पेपर बेचने वाले एक बहुत बड़े स्कैम रैकेट के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या वो आखिर तक इस खतरनाक रैकेट को पकड़ पाएंगे, या फिर हमारी ही आंखों के सामने छिपी इस काली ताकत के सामने उनके सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज सुनते हैं वही दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक पहाड़ी शहर थाईकारा से। ठीक आरपीएससी एग्जाम से कुछ ही दिन पहले एक नई डीएसपी का तबादला यहाँ होता है। नाम मारामल्ली। अब आरपीएससी यानी रीजनल पब्लिक सर्विस एग्जाम। तमिलनाडु राज्य सरकार के बड़े बड़े पदों जैसे डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर इसी एग्जाम के जरिए भरे जाते हैं, और सीटें इतनी कम होती हैं कि चंद पोस्ट के लिए लाखों लड़के लड़कियां अपनी जान लड़ा देते हैं। मारामल्ली एक सिंगल मदर है। शौहर से रिश्ता बिगड़ चुका है, तलाक की कार्रवाई चल रही है। अपनी छोटी सी बेटी सारा को लेकर वो अपनी माँ के घर रह रही थी, मगर अचानक थाईकारा का तबादला आ जाने की वजह से मजबूरन उसे सारा को अपनी माँ के पास छोड़कर निकलना पड़ा। निकलते वक्त उसकी माँ एक आखिरी बार पूछती है, बेटी तलाक के फैसले पर तू एकदम पक्की है ना? मारामल्ली ठंडे दिमाग से जवाब देती है, माँ मेरा फैसला अटल है, और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर थाईकारा के लिए निकल पड़ती है। मगर उसी वक्त कहानी की दूसरी तरफ एक लड़की और उसका गिरोह घात लगाकर बैठा है। लड़की का नाम है झांसी। उनका प्लान है रास्ते से ही मारामल्ली को किडनैप कर लेने का। जैसे ही मारामल्ली घर से निकलती है, उनका एक आदमी झांसी को फोन करके इत्तला दे देता है टारगेट निकल चुका है। मगर सवाल ये है, एक डीएसपी को किडनैप करने के पीछे आखिर इनका मकसद क्या है? देर रात पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी दौड़ाते हुए मारामल्ली फोन पर सेकरन से बात कर रही थी। सेकरन एसपी ऑफिस का इंस्पेक्टर है, और पहले कभी एक ही थाने में काम करने की वजह से दोनों की अच्छी जान पहचान थी। हंसी मजाक में मारामल्ली ने कह दिया, भाई थाईकारा पहुंचते ही मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, इतनी ठंड में थोड़ा रमशम का भी इंतजाम रखना। थाईकारा शहर में दाखिल होने से ठीक पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है, मगर वहां पहुंचकर मारामल्ली ने देखा गेट बंद है और गार्ड कहीं नजर नहीं आ रहा। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन वो खुद गाड़ी से उतरकर गेट खोलने आगे बढ़ी, और बस यही मौका था जिसका इंतजार झांसी कब से कर रही थी। पहले से छिपी हुई झांसी चुपके से गाड़ी की पिछली सीट पर सवार हो गई। कुछ दूर सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंचते ही झांसी ने पीछे से बंदूक तान दी, मगर मारामल्ली कोई आम लड़की नहीं थी, डीएसपी थी वो। इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं थी। चलती गाड़ी में दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, मगर हथियार झांसी के हाथ में था। आखिरकार मारामल्ली को काबू कर ही लिया गया। उसके हाथ मुंह बांधकर झांसी ने खुद गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। थाईकारा पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है फेरी से। वहां पहले से झांसी के आदमी मौजूद थे, उन्होंने आसानी से सबको पार करवा दिया। उधर पूरे ऑपरेशन को दूर बैठकर एक रहस्यमय शख्स कंट्रोल कर रहा था। झांसी उसे सिर्फ सर कहकर बुलाती थी, असली मास्टरमाइंड दरअसल वही था। झांसी की टीम के दो और लोग, मणिकंदन और मामी, एक ट्रक लेकर पहले ही थाईकारा थाने पहुंच चुके थे। उन्होंने इंस्पेक्टर एलोंगवन को बताया, साहब हम नई डीएसपी मारामल्ली मैम का सामान लेकर आए हैं, ये सब उनके सरकारी बंगले में पहुंचाना है। बंगले की चाबी लेकर वो वहां पहुंचे और एक कमरे को पूरी तरह साउंड प्रूफ बना डाला, ताकि अगर कोई अंदर बंद हो भी जाए तो उसकी एक चीख बाहर न सुनाई दे। सारी तैयारी खत्म होने के बाद झांसी मारामल्ली को उसी बंगले में ले आई। जंजीरों से बांधकर उसे उसी साउंड प्रूफ कमरे में कैद कर दिया गया। मगर आखिर इन सब का असली प्लान क्या था? झांसी ने मारामल्ली को ब्लैकमेल किया, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी सारा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें सारा के आसपास झांसी के आदमी मंडरा रहे थे। अपनी मासूम बेटी पर मंडराते खतरे को देखकर मारामल्ली पूरी तरह टूट गई। उसके पास अब कुछ करने का कोई रास्ता नहीं बचा था,
और वैसे भी इस साउंड प्रूफ कमरे में चीखने का भी अब कोई फायदा नहीं था। अब झांसी ने मारामल्ली से जबरदस्ती उसकी माँ को फोन करवाया। मारामल्ली को मजबूरन कहना पड़ा, माँ, मैं थाईकारा में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हूँ, अगले 10 दिन तक मैं घर पर किसी से बात नहीं कर पाऊंगी। झांसी ने ये पक्का कर लिया कि मारामल्ली की माँ को जरा भी शक न हो और उसकी तलाश शुरू न कर दे। दरअसल मारामल्ली को किडनैप करने के पीछे झांसी का एक बहुत बड़ा मकसद था। थाईकारा में एक खास काम पूरा करने के लिए ही ये पूरा खेल रचा गया था। उन्हें पहले से पता चल चुका था कि नई डीएसपी के तौर पर मारामल्ली की पोस्टिंग यहीं होने वाली है, और चूंकि थाईकारा में किसी ने भी मारामल्ली को पहले कभी देखा नहीं था, बस इसी मौके का फायदा झांसी उठाने वाली थी। मारामल्ली को कैद में रखकर कुछ दिनों के लिए झांसी खुद उसका रूप धरकर उसका नाम लेकर डीएसपी की कुर्सी पर बैठने वाली थी और इसी आड़ में अपना असली खुफिया मिशन पूरा करने वाली थी। यही वजह थी कि पिछले कई दिनों से वो उसी सर से लगातार फाइटिंग और शूटिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। अगली सुबह मारामल्ली की वर्दी पहनकर झांसी बंगले से बाहर निकली। बाहर गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था कांस्टेबल शक्तिवेल, डीएसपी का ड्राइवर। पुलिस क्वार्टर के इस इलाके में कई पुलिस वालों के परिवार रहते थे, मगर हर बंगला एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बना था। मारामल्ली के बंगले के सबसे करीब था इंस्पेक्टर एलोंगोवन का घर। उनका बेटा अक्सर अपने दोस्तों के साथ बगल के मैदान में क्रिकेट खेलता था। जिस वक्त झांसी बंगले से निकल रही थी, उन लड़कों की क्रिकेट बॉल उड़कर ठीक बंगले की छत पर जा गिरी। वो बच्चे बॉल लेने अंदर आना चाहते थे, मगर झांसी ने सख्त लहजे में कह दिया, अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि बॉल के बदले पैसे देने की पेशकश भी की, मगर बच्चे पैसे लिए बिना ही चले गए। रास्ते में शक्तिवेल से बात करते करते झांसी को पता चला वो बच्चा कोई और नहीं, इंस्पेक्टर एलोंगोवन का बेटा था। खैर, पहले ही दिन मारामल्ली को उद्गम मलाई की एसपी ऑफिस जाकर रिपोर्ट करनी थी, मगर मुसीबत ये थी कि वहाँ इंस्पेक्टर सेकरन मारामल्ली को बखूबी पहचानता था। अगर उसके सामने पड़ी तो झांसी का खेल पल भर में खुल जाता। इसी वजह से एक रात पहले जब सेकरन बाइक चलाकर लौट रहा था, झांसी की टीम के 2 आदमियों ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह घायल होकर सेकरन अस्पताल में भर्ती हो गया और इस तरह वो एसपी ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाया। मगर एक और दिक्कत बाकी थी। सब इंस्पेक्टर चेजियान भी मारामल्ली को थोड़ा बहुत पहचानता था। वो रोज सुबह 9 से 10 के बीच इलाके में गश्त पर निकलता था, इसलिए झांसी ने रिपोर्टिंग का वक्त ठीक यही चुना। थाईकारा की एसपी विनोद बहुत सख्त और निडर अफसर थे, मगर इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त झांसी उनके पास पहुंचने वाली थी, उन्होंने चेजियान को किसी और काम से बाहर भेज दिया। झांसी ने पहले ही मारामल्ली के आईडी कार्ड पर अपनी फोटो लगा रखी थी। उसकी जाती जिंदगी की बारीक से बारीक जानकारी रटी हुई थी। नतीजा ये कि विनोद साहब के हर सवाल का जवाब उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया, और जब चेजियान सामने आया तो झांसी ने कैप नीचे करके सिर झुका लिया ताकि वो उसका चेहरा ठीक से देख न पाए। बस इसी तरह उस दिन झांसी बाल बाल बच निकली। एसपी ऑफिस से निकलकर थोड़ी दूर जाते ही उसने शक्तिवेल को गाड़ी रोकने को कहा। फिर गाड़ी से उतरकर सर को फोन किया, बताया रिपोर्टिंग कामयाब रही। सर ने जवाब दिया, शाबाश, अब असली खेल शुरू होता है। अगले 10 दिनों के अंदर पकड़े जाने से पहले हर हाल में काम खत्म करना है। थाईकारा स्टेशन लौटकर झांसी ने इंस्पेक्टर एलोंगोवन को बता दिया कि मैं यहाँ एक खुफिया मिशन पर हूँ। अगले 10 दिन मुझे कोई केस मत देना, सारे केस तुम खुद देखोगे। एक दिन वो अपने केबिन में बैठी थी, तभी एक वकील साहब किसी केस की फाइल लेकर अंदर घुस आए। आते ही कानून की तरह तरह की धाराएं बकने लगे। झांसी को इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, मगर फिर खुद को संभाल कर वकील को डांट दिया, बिना इजाजत मेरे केबिन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, बाहर निकलो। उस वकील का भाई आकाश उस वक्त स्टेशन के बाहर एलोंगोवन से बात कर रहा था। आकाश एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर था, नई डीएसपी मारामल्ली का इंटरव्यू लेने आया था। रात को जब झांसी स्टेशन से निकल रही थी तो आकाश ने फोन का कैमरा ऑन करके उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मगर झांसी आग बबूला हो गई। उसने डांट कर शूट करने से मना कर दिया और फोन से वो रिकॉर्डिंग भी डिलीट करवा दी। बस यही हरकत आकाश के दिल में शक का बीज बो गई। थोड़ी सी छानबीन के बाद वो झांसी की असली पहचान तक पहुंच गया और फिर पीछा करते करते सीधा पुलिस क्वार्टर डीएसपी बंगले के सामने जा पहुंचा। बंगले के अंदर किसी की आहट पाकर झांसी बाहर निकली। बस उसी पल आकाश ने उसका असली नाम पुकार दिया, झांसी। उसने बताया कि वो जान चुका है ये असली मारामल्ली नहीं है बल्कि झांसी है। यहाँ तक कि जेल से निकलकर डीएसपी का रूप धरने वाली पूरी कहानी भी उसे पता चल चुकी है। आकाश ने धमकी दी, अभी जाकर मैं ये खबर अपने चैनल पर ब्रेक कर दूंगा, मगर झांसी ने उसे ये मौका दिया ही नहीं। मणिकंदन और मामी की मदद से आकाश को भी बंगले के अंदर कैद कर लिया गया
उसके लिए भी एक और साउंड प्रूफ कमरा तैयार कर दिया गया। मगर सवाल अब भी अधूरा है, झांसी जेल क्यों गई थी? खैर, अगली सुबह पुलिस क्वार्टर का गार्ड मारामली के बंगले पर आता है। उस वक्त मामी बाहर ही था। गार्ड ने पूछा, कल रात एक पत्रकार डीएसपी मैम से मिलने आया था, पर वो वापस नहीं लौटा। मैं देखने आया हूँ कि कहीं वो अब भी अंदर तो नहीं। मामी ने झट से जवाब दिया, अरे नहीं, वो रात को ही चला गया, मैंने खुद उसे गेट तक छोड़ा था। गार्ड ने जोर देकर कहा, मैं तो पूरी रात जागा हुआ था। मगर मामी ने रुखाई से कहा, पत्रकार जा चुका है, बस इस पर अब और कोई सवाल मत करो। दरअसल झांसी और उसका गिरोह थाईकारा में एक खास मकसद से आया था। हर साल आरपीएससी एग्जाम में जो भ्रष्टाचार और पेपर लीक का खेल चलता है, उसी को रोकने के लिए इस बार का एग्जाम भी थाईकारा में होने जा रहा था। इसलिए वो इस शहर में आकर उस बड़े स्कैम रैकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर सवाल ये है, पुलिस ना होते हुए भी ये लोग ये जोखिम भरा काम क्यों उठा रहे हैं? पिछली बार जब आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, मारामल्ली की पोस्टिंग उसी इलाके में थी और हैरानी की बात यह है कि वहां के लगभग 95% कैंडिडेट्स पास हो गए थे। ये देखकर ही साफ जाहिर हो जाता है कि पूरे एग्जाम में जमकर धांधली हुई थी। झांसी मारामल्ली से पूरी सच्चाई उगलवाना चाहती थी, इस स्कैम में कौन कौन शामिल है और ये पूरा रैकेट कैसे चलता है। फिर डीएसपी की कुर्सी और पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे नेटवर्क को पकड़ना, यही उनका असली मकसद था। आखिरकार एग्जाम की तारीख का ऐलान हो जाता है। सिर्फ 10 दिन बाद थाईकारा में आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है। पोस्ट सिर्फ 103 है और कैंडिडेट्स पूरे 2 लाख से भी ज्यादा। इस एग्जाम में घूस लेकर पास करवाने की चर्चा पहले से ही आम लोगों में थी। खासकर एक कैंडिडेट के घूस देकर पास होने का मामला सामने आने के बाद उस पर अब भी मुकदमा चल रहा था। इसी वजह से इस बार आरपीएससी कमेटी ने भी ऐलान कर दिया था, कोई भी स्कैम या धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो कड़ी नजर रखेंगे। उधर झांसी ने मारामल्ली से बार बार पूछताछ की, मगर कोई खास जानकारी नहीं मिली। मारामल्ली ने बताया, एग्जाम से पहले मेरे पास अनजान नंबर से मैसेज आते थे, उसी में बताया जाता था कि क्या करना है और अगर मैं मना करती तो मेरे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। मजबूरी में मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। स्कैम रैकेट में आखिर कौन कौन है, मैं जाती तौर पे किसी को नहीं जानती। इस बार भी इसी तरह मैसेज आएगा, उसी में ब्लैकमेल भी होगा और हिदायतें भी। मारामल्ली का फोन उस वक्त झांसी के पास ही था और ठीक उसी पल एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया, तेरी गाड़ी में 10 लाख रुपए रखे हैं, अगली हिदायत बाद में दी जाएगी। ये मैसेज देखकर मारामल्ली ने झांसी से कहा, देख ली ना, बात ना मानने पर ये लोग ऐसे ही गाड़ी में कुछ रखकर मुझे फंसा भी सकते थे। झांसी बाहर निकलकर गाड़ी की डिक्की खोलती है और सचमुच पैसे वहीं रखे थे। उनके गिरोह का टेक्निकल एक्सपर्ट था मणिकंदन। झांसी ने उससे पूछा, क्या इस नंबर को ट्रेस किया जा सकता है? मणिकंदन ने सिर हिला गया, नहीं दीदी, ये प्राइवेट नंबर है, ट्रैक करना नामुमकिन है। क्या करे? कुछ समझ न आने पर झांसी ने सर को फोन लगाया। सर ने कहा, फिक्र मत कर, एक बार मैसेज आ चुका है तो आगे भी आएगा, तब मौके का फायदा उठाएंगे। फिलहाल तू शहर के कोचिंग सेंटरों पर नजर रख, हमें शक है पेपर लीक का पूरा नेटवर्क इन्हीं कोचिंग सेंटरों के जरिए चलता है। उधर झांसी के ड्राइवर शक्तिवेल की बेटी श्रीनिधि भी इस बार आरपीएससी का एग्जाम देने वाली थी। शक्तिवेल का ख्वाब था उसकी बेटी एक दिन डीएसपी बनेगी। श्रीनिधि भी अपने और परिवार के सपने को सच करने के लिए दिन रात पढ़ाई में जुटी हुई थी। एक दिन शक्तिवेल अपनी बेटी को लेकर मारामली से मिलवाने आया। उम्मीद थी कि डीएसपी मैम कुछ टिप्स देंगी, कुछ हौसला बढ़ाएंगी, मगर झांसी ने रुखाई से कह दिया, सिर्फ पढ़ाई करने से इस एग्जाम में पास नहीं हुआ जाता। दिल टूट गया बेचारी श्रीनिधि का। दूसरी तरफ रिपोर्टर आकाश ने अपने भाई और दोस्त को पहले ही बता दिया था कि उसके हाथ एक बहुत बड़ी खबर लगी है, घर लौटकर सब बताएगा। मगर वो लौटा ही नहीं। पता करने पर मालूम हुआ आकाश की आखिरी लोकेशन पुलिस क्वार्टर थी और वो आखिरी बार नई डीएसपी का इंटरव्यू लेने गया था। मगर एक पुलिस अफसर पर शक करने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक डीएसपी ऐसा कुछ कर सकती है। मणिकंदन और मामी बाहर के काम संभालते थे, मगर बंगले के अंदर मारामल्ली की देखभाल, खाना बनाने का काम सब एक आदमी संभालता था। उसका नाम था मारीमुथु। बेचारा न बोल सकता था, न सुन सकता था। बंगले की चौकीदारी भी वही करता था। बाहर के किसी इंसान को अंदर नहीं आने देता, यहाँ तक कि आसपास के बच्चों को भी बंगले के इलाके में खेलने नहीं देता था। उधर झांसी ने इलोंगोवन को हुक्म दिया, शहर के एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट लगाओ। एग्जाम से पहले शहर में आने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जाए और 21 से 36 साल के सारे लड़के लड़कियों की पूरी जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि इसी उम्र के लोग ही कैंडिडेट्स थे और झांसी उन पर ही नजर रखना चाहती थी। इलोंगोवन ने पूछा, मैम ये सब क्यों चाहिए? झांसी ने सिर्फ इतना कहा, मेरे खुफिया मिशन के लिए जरूरी है, बस। इलोंगोवन के लिए सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि बाद में इलोंगोवन ने ये सारी बात चेजियान को बता दी। अब झांसी निकल पड़ी शहर के कोचिंग सेंटरों का जायजा लेने।
सबसे पहले वो पहुंची गुड इंस्टीट्यूट नाम के एक मशहूर कोचिंग सेंटर पर। बाहर खड़े दो लड़कों को देखकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कों ने बताया, मैम हम यहीं कोचिंग करते हैं, बहुत दूर के जिले से आए हैं क्योंकि इस कोचिंग सेंटर का नाम बहुत सुना है। झांसी ने कहा, अभी तो क्लास चल रही है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? जवाब आया, मैम हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, पढ़ने को कुछ बचा ही नहीं। तब झांसी ने उन्हें एक बेहद आसान सा सवाल पूछा, मगर हैरत की बात, दोनों लड़के उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बस यहीं झांसी का शक यकीन में बदल गया कि ये लड़के असल में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो फिर इतने आत्मविश्वास से कैसे खड़े हैं? फिर वो कोचिंग सेंटर के केएमडी राजेश से मिलने अंदर गई। मौका देखकर चुपके से उसके केबिन में एक छोटा सा स्पीकर भी फिट कर दिया ताकि अंदर की हर बात सुनी जा सके। केबिन की दीवार पर इस कोचिंग से पास हुए कई बड़े सरकारी अफसरों की तस्वीरें टंगी हुई थीं। उनमें एसपी विनोद की तस्वीर भी शामिल थी। झांसी के जाने के बाद राजेश ने अपनी असिस्टेंट तारा से कहा, डीएसपी का यूं अचानक कोचिंग सेंटर आना मुझे सही नहीं लगा, हमें अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा। झांसी ने अपने छिपे डिवाइस से ये बात भी सुन ली। अब वो दूसरे कोचिंग सेंटर पर पहुंची, टी एस्टेट फ्री एग्जाम प्रेप इंस्टीट्यूट। यहाँ सब फ्री में कोचिंग करते हैं। इसके डायरेक्टर थे कुमारेसन, 1 रुपया लिए बिना बच्चों को पढ़ाते थे। झांसी ने वहां जाकर देखा, खुले मैदान में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने कहा, मैं अपने भाई का एडमिशन करवाना चाहती हूँ। जब पता चला कि पूरी कोचिंग बिल्कुल मुफ्त है तो झांसी का शक और गहरा हो गया। कोई आमदनी नहीं, फिर ये कोचिंग सेंटर चल कैसे रहा है? उसने मणिकंदन को फोन करके इस इंस्टीट्यूट की कॉल हिस्ट्री खंगालने को कहा। फिर रेलवे स्टेशन के मैनेजर के पास भी जाकर हिदायत दे आई, एग्जाम से पहले शहर में आने वाले 21 से 36 साल तक के हर पैसेंजर की पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। इस सब के बाद थाईकरा स्टेशन लौटते वक्त गाड़ी में बैठे बैठे मारामल्ली के फोन पर चंद्रा नाम के किसी शख्स की कॉल आती है। झांसी ने गलती से शक्तिवेल के सामने ही मणिकंदन को फोन करके बोल दिया, मारामल्ली के फोन पर एक बंदा बार बार कॉल कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब शक्तिवेल किसी और बात पर बोलने लगा तो झांसी समझ गई कि उसने ये बात ध्यान नहीं दी। मगर इसी बीच एक और बड़ी घटना घट गई। मारामल्ली की माँ बेटी को बार बार फोन करके भी कोई जवाब न मिलने पर परेशान हो उठी। जो बेटी पहले हर घंटे फोन करती थी, वो आज इतने दिनों से कोई संपर्क नहीं कर रही थी। आखिरकार वो छोटी सी सारा को लेकर खुद थाईकारा आ पहुंची। और इत्तेफाक देखिए, जब वो थाईकारा थाने पहुंची तब वहां मौजूद थी मारामल्ली के भेस में बैठी झांसी। तो क्या इस बार सबके सामने झांसी का राज खुलने वाला है? खैर, मारामल्ली की माँ और बेटी को बाहर बिठाकर शक्तिवेल अंदर आया और झांसी को इत्तला दे दी, मैम आपकी माँ और बेटी थाने आई हैं। खबर सुनकर एक पल के लिए झांसी हड़बड़ा गई, मगर खुद को संभालकर उसने शक्तिवेल को किसी काम से बाहर भेज दिया। फिर पूरी सिचुएशन को बड़ी होशियारी से संभाला। वो बाहर आई और मारामल्ली की माँ को माँ कहकर संबोधित किया। फिर धीरे से कान में बताया, मेरा नाम विजया है, मैं यहाँ की सब इंस्पेक्टर हूँ, मारामल्ली के साथ मिलकर एक खुफिया मिशन पर काम कर रही हूँ। फिर वो मारामल्ली की माँ और छोटी सारा को लेकर थाने से बाहर निकल आई। शक्तिवेल को बता दिया, मैं खुद इन्हें छोड़ने जाऊंगी, कल सारा का स्कूल खुलेगा, इसलिए ये ज्यादा देर रुक नहीं सकती, इन्हें वापस भेजना है। गाड़ी चलाते चलाते झांसी ने मारामल्ली के फोन से अपने नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। फिर वो मैसेज मारामल्ली की माँ को दिखाते हुए कहा, माँ देखो, मारामल्ली ने मैसेज भेजा है, काम में बहुत बिजी हैं, अभी आ नहीं सकती, रात को वीडियो कॉल पर बात करेगी। मैसेज में वही लिखा था। माँ ने यकीन कर लिया। वो उन्हें एक रिजॉर्ट में ले गई जहां मामी ने पहले से कमरा बुक कर रखा था। वहां पहुंचकर उसने बताया, मारामल्ली ने ही आपको यहाँ ठहरने के लिए कहा है, मामी आपकी देखभाल करेगा। सब समझाकर झांसी वहां से निकल आई ताकि किसी को भनक भी न लगे कि मारामल्ली की माँ और बेटी असल में थाईकारा में ही हैं, वो वापस नहीं लौटी हैं। उस रात झांसी ने मारामल्ली के सिर पर बंदूक तानकर उससे वीडियो कॉल पर बात करवाई। मजबूर मारामल्ली ने अपनी माँ और बेटी से कहा, माँ मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हूँ, अभी मिलना मुमकिन नहीं है, काम खत्म होते ही कुछ दिनों में आकर मिलूंगी। बात करते करते बीच में सारा ने अपनी माँ से एक खास नाश्ता खाने की जिद की, क्योंकि रिजॉर्ट में सिर्फ हेल्दी खाना मिल रहा था, बच्चों की पसंद का कोई स्नैक्स नहीं था। मगर मारामल्ली के पास कोई चारा नहीं था। वीडियो कॉल पर बात करते वक्त एक तरफ वो खुद झांसी की बंदूक के निशाने पर थी और दूसरी तरफ उसकी माँ और बेटी के पीछे फल काटने का नाटक करता हुआ मामी हाथ में चाकू लिए खड़ा था। चाह कर भी मारामल्ली कोई इशारा तक नहीं कर पाई। जैसे तैसे झांसी ने ये मामला भी संभाल लिया। उधर अस्पताल से सेकरन ने मारामल्ली को फोन किया।
मगर झांसी ने उसके फोन से जवाब भेज दिया, भाई अभी बहुत बिजी हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। सेकरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कौन दुश्मन है जो जानबूझकर उसे एक्सीडेंट करवाकर मारना चाहता है। उधर मणिकंदन ने कुमारसन की कॉल रिकॉर्ड खंगालकर झांसी को बताया, दीदी ज्यादा कुछ शक करने जैसा नहीं मिला। हाँ, बीच बीच में वो किसी प्रोफेसर से बात करता है और हर रात चेन्नई की एक लड़की से जिसका नाम है सत्या, घंटों उससे फोन पर लगा रहता है। झांसी ने अंदाजा लगाया कुमारसन अविवाहित है, शायद उस लड़की से उसका कोई पर्सनल रिश्ता है। उसने मणिकंदन से कहा, इसकी और गहराई से जांच कर और देख कुमारसन का कोई और नंबर तो नहीं। अगले दिन राजेश की सेक्रेटरी तारा कहीं जा रही थी। झांसी पहले से रास्ते में खड़ी थी। उसने रोक कर कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी लिफ्ट चाहिए। उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर झांसी उसे एक सुनसान बंगले में ले गई। बोली, अंदर चलो एक कॉफी पीते हैं। तारा ने पहले मना किया, फिर अंदर चली गई। बंगले के अंदर झांसी का जान पहचान का एक डॉक्टर मौजूद था। उसने उन्हें कॉफी बनाकर दी। कॉफी पीते पीते झांसी ने तारा से सीधा सवाल किया, उस दिन राजेश ने पुलिस से दूरी बनाए रखने की बात क्यों कही थी? तुम्हारे कोचिंग सेंटर में क्या स्कैम चल रहा है? तारा कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। तब झांसी ने उसे स्विमिंग पूल में डुबोकर मारने का डर दिखाकर पूछताछ शुरू की। आखिरकार तारा टूट गई। मैम, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ राजेश ने मुझसे हमारे कोचिंग सेंटर के सारे बच्चों के रोल नंबर एक ही सीरीज में डलवाए हैं। ये काम रात 3 बजे करवाया गया क्योंकि उस वक्त आम तौर पर कोई एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं करता। इसी तरीके से सब बच्चों के रोल नंबर पास पास सीरीज में आ गए। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता था। सब सुनकर झांसी ने उसी से राजेश को फोन करवाया और 2 दिन की छुट्टी ले ली। फिर उसी डॉक्टर की निगरानी में तारा को उसी बंगले में रोक दिया ताकि वो बाहर जाकर किसी से कुछ न कह सके। इसके बाद झांसी ने मारीमुथु से वही नाश्ता बनवाया जो सारा खाना चाहती थी और वो खाना लेकर वो रिजॉर्ट पहुंची। उसने बताया, देखो सारा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भिजवाया है। मगर रिजॉर्ट में घुसते वक्त उसकी टक्कर कांस्टेबल वासु से हो गई। उसने बताया किसी काम से आया है। ठीक उसी पल वासु के फोन पर सेकरन की कॉल आ गई। एक्सीडेंट में हाथ टूट जाने की वजह से सेकरन इसी रिजॉर्ट में थेरेपी ले रहा था। वासु से जब उसे पता चला कि मारामल्ली यहाँ आई है और काली शर्ट पहने हुए हैं, बस सेकरन उसे ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद झांसी सेकरन के सामने पड़ गए। सेकरन उससे बात करने ही वाला था कि तभी मामी ने आकर झांसी को विजया कहकर बुला लिया। नतीजा, सेकरन को लगा कि शायद मारामल्ली आकर वापस जा चुकी है। उधर राजेश ने अपने कोचिंग सेंटर के 20 बच्चों से घूस ली थी उन्हें पास करवाने की गारंटी देकर। मगर इस पूरे खेल के पीछे एक और रहस्यमयी शख्स था। राजेश ने उसे बताया कि उसने सिर्फ 10 बच्चों से पैसे लिए हैं और कमीशन का हिस्सा उसी हिसाब से भेज दिया है। मगर अचानक एक दिन उस रहस्यमयी आदमी का फोन आया, राजेश, मुझे पता चल चुका है, तूने मुझसे झूठ बोला है। ये सुनते ही राजेश थर-थर कांपने लगा, बार बार माफी मांगने लगा। मगर सवाल ये है, आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन है और राजेश उससे इतना डरता क्यों है? दूसरी तरफ झांसी ने मारीमुथु को एक हियरिंग एड खरीद कर दे दिया। एक दिन मारीमुथु सिरेमिक की प्लेट में मारामल्ली के लिए खाना लेकर आया। खाना रखकर जब वो चला गया तो मारामल्ली ने उस प्लेट को तोड़कर एक धारदार टुकड़ा अपने पास रख लिया। बाद में जब मारीमुथु चाय लेकर आया, मारामल्ली पहले से तैयार बैठी थी। मौका देखते ही उसने सीधा मारीमुथु पर हमला कर दिया। मगर मारीमुथु भी होशियार था। अपनी जेब में रखी चाबी उसने दूर ऐसी जगह फेंक दी जहां पैरों में बंधी जंजीर की वजह से मारामल्ली का पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। उधर चाय लाने से पहले मारीमुथु ने बाहर कोई आहट सुनकर बंगले का दरवाजा खोला था। दरअसल बाहर एलोंगोवन का बेटा और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल बंगले की छत पर गिर गई थी। दरवाजा खुलते ही एलोंगोवन का बेटा चुपके से अंदर घुस गया और बाकी डर के मारे भाग गए। बॉल लेकर लौटते वक्त बच्चे ने अचानक देखा मारीमुथु खून से लथपथ पड़ा है और थोड़ी दूरी पर जंजीरों में जकड़ी मारामल्ली खड़ी है। मारामल्ली ने तुरंत कहा, बेटा, ये चाबी मुझे दे दो, मैं असली डीएसपी हूँ। बच्चा डर गया। ठीक उसी पल वहां पहुंच गई झांसी। हालत देखकर वो फौरन मारीमुथु के गले से बहता खून रोकने की कोशिश करने लगी। मगर तभी उसकी नजर एलोंगोवन के बेटे पर पड़ी। पकड़े जाने के डर से वो भागने लगा। झांसी भी पीछे दौड़ी मगर पकड़ नहीं पाई। बच्चा भागकर अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एलोंगोवन खुद खड़ा था। बच्चे ने कांपती जुबान से सारी बात बता दी और बाहर खड़ी झांसी बार बार दरवाजा खोलवाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या इस बार झांसी का राज खुल जाएगा? क्या एलोंगोवन सबके सामने पूरी सच्चाई बेपर्दा कर देगा? खैर, एलोंगोवन कुछ करता उससे पहले ही झांसी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस पर बंदूक तान दी। दरवाजा खुलवाया। अंदर जाकर बोली, मेरा मकसद तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और फिर धीरे धीरे एलोंगोवन को पूरी सच्चाई बताने लगी। दरअसल झांसी की जिंदगी के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। एक बहुत पिछड़े गांव में एक नीची जाति के समाज से बहिष्कृत परिवार में उसका जन्म हुआ था। बचपन में ही सांप के काटने से उसके बाप की मौत हो गई। उनकी जात इतनी बेइज्जत मानी जाती थी कि बाप को दफनाने तक की जमीन नसीब नहीं हुई।
आखिरकार लाश को पानी में बहा देना पड़ा। झांसी की मां बतखें पालती थी, उन्हीं के अंडे बेचकर बेचारी जैसे तैसे गुजारा करती थी। मगर इस गुर्बत में भी झांसी पढ़ाई में बेहद होनहार थी। माँ का एक ही ख्वाब था, मेरी बेटी एक दिन बड़ी पुलिस अफसर बनेगी, समाज में इज्जत मिलेगी, अपनी किस्मत बदल देगी। इसी ख्वाब के लिए माँ दिन रात एक करती, मुश्किलों से पैसे जोड़कर बेटी को पढ़ाती। झांसी भी पढ़ाई के साथ साथ माँ का हाथ बटाती और रोज दूर शहर में कोचिंग के लिए जाती। आखिरकार उसने RPSC एग्जाम दिया। हर सवाल उसका कॉमन निकला था। पूरे आत्मविश्वास के साथ सब जवाब लिखकर वो हॉल से बाहर निकली। उसे यकीन था अब उसे कोई नहीं रोक सकता, नौकरी पक्की है। एग्जाम के बाद वो वॉशरूम गए। उसी दिन उसी एग्जाम में मारा मल्ली ने भी हिस्सा लिया था। वॉशरूम से निकलते वक्त झांसी ने सुना मारा मल्ली किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ भाई, कॉपी तो लगभग खाली ही छोड़ाई हूँ, बस कुछ कोडवर्ड लिखकर जमा कर दी है। ये सुनते ही झांसी के पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझ गई एग्जाम के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। उसकी जैसी हजारों मेहनती बच्चियों के ख्वाब कोई पैसे और पावर के बल पर छीन रहा है। झांसी ने मारा मल्ली से जाकर पूछा, तो किससे बात कर रही थी, क्या स्कैम चल रहा है? मारा मल्ली सब इनकार करने लगी। तब झांसी ने जबरदस्ती उसका फोन छीनने की कोशिश की। वहीं से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गार्ड आकर दोनों को थाने ले गया। मारा मल्ली एक रसूखदार परिवार की बेटी थी और थाने का इंस्पेक्टर खुद भी इसी एग्जाम स्कैम रैकेट का हिस्सा था। जब उसे पता चला कि झांसी के पक्ष में खड़े होने वाला कोई नहीं है, तो उसने पहले मारा मल्ली को छोड़ दिया और उल्टे झांसी को ही उस स्कैम रैकेट की मेंबर बताकर फंसा दिया। दरअसल इन सरकारी एग्जाम के पेपर छपवाने का काम ऐसे लोगों से करवाया जाता था जो ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, ताकि पेपर लीक होने का खतरा कम रहे। मारी मुथ्थू भी उन्हीं में से एक था। जहां भी वो जाता उसकी बीवी उसके साथ रहती। मगर इस बार इंस्पेक्टर में जानबूझकर कांस्टेबल भेजकर अकेले मारी मुथ्थू को बुलवा लिया। फिर झूठे इल्जाम लगाकर झांसी और मारी मुथ्थू पर केस ठोक दिया कि इन्होंने पेपर लीक करने की कोशिश की है। नतीजा, दोनों को जेल हो गई। जेल में रहते हुए झांसी की मां बार बार बेटी से मिलने आती थी, मगर गरीब और बेबस होने की वजह से, कानूनी नियमों को ठीक से ना समझ पाने की वजह से हर बार नाकाम लौट जाती। एक दिन इसी तरह जेल के बाहर इंतजार करते करते उनकी मौत हो गई। मां की मौत की खबर सुनकर झांसी अंदर से बिल्कुल टूट गई। जीने की आखिरी इच्छा भी जैसे खत्म हो गई। एक रोज जेल के अंदर ही उसने खुदकुशी की कोशिश की। खून से लथपथ बेहोश पड़ी झांसी को देखकर जेलर ने उसे बचाने की उम्मीद ही छोड़ दी। अस्पताल ले जाने तक को तैयार नहीं था। ठीक उसी पल सामने आए जयचंद्रन। वो उसी जेल के एक प्रहरी पुलिस अफसर थे और यही जयचंद्रन आगे चलकर झांसी के लिए वो सर बने। जयचंद्रन जबरदस्ती जेलर से इजाजत लेकर झांसी को अस्पताल ले गए और इसी सफर में मौत के मुंह से वापस आ गई झांसी। जयचंद्रन ने ही उसे फिर से जीना सिखाया। उन्होंने बताया, मेरा भी कभी IAS अफसर बनने का ख्वाब था, मगर इसी भ्रष्ट सिस्टम और पेपर लीक की वजह से मैंने अपना ख्वाब खो दिया। फिर अपने जैसे और कई पीड़ितों को इकट्ठा करके जयचंद्रन और झांसी ने एक फैसला किया, चाहे जो हो जाए इस एग्जाम स्कैम रैकेट को वो जरूर पकड़ कर रहेंगे। मारी मुथ्थू भी जेल से छूटने के बाद उनकी टीम में शामिल हो गया। सारी सच्चाई जानने के बाद इलंगोवन धीरे धीरे झांसी के साथ खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ इस सड़े हुए सिस्टम के सामने झांसी के पास और कोई रास्ता था ही नहीं। ठीक उसी वक्त मणिकंदन का फोन आया। उसने झांसी से कहा, दीदी फौरन टीवी ऑन कीजिए। टीवी ऑन करते ही उन्होंने देखा गुड इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर KMD राजेश ने अपने ही केबिन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मगर अचानक क्यों? फिर उन्होंने पहले की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया और वहीं से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जो रहस्यमय आदमी पहले राजेश को धमका रहा था, उसने थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया था और इस बार उसने सीधे राजेश को खुदकुशी करने को कहा था। रिकॉर्डिंग सुनकर झांसी और अलंगोवन को साफ हो गया, राजेश ने अपनी मर्जी से खुदकुशी नहीं की, किसी ने उसे मजबूर किया है। मगर सवाल वही, कौन है वो शख्स जिसकी एक बात पर राजेश ने अपनी जान तक दे डाली? खैर, अलंगोवन की मदद से राजेश का फोन हासिल करके उसकी लोकेशन हिस्ट्री खंगालते हुए झांसी को पता चला खुदकुशी से ठीक एक हफ्ते पहले राजेश शहर गया था। उधर झांसी ने आकाश को भी अपना पूरा प्लान बता दिया। अलंगोवन ने तसल्ली कर दी कि झांसी सच कह रही है। तब आकाश भी मदद को तैयार हो गया और अपने भाई को फोन करके बता दिया कि वो महफूज है। राजेश वाली बात झांसी ने जयचंद्रन को बताई। जयचंद्रन ने कहा, राजेश का फोन मेरे पास भेज, लोकेशन ट्रेस करके पता लगाऊंगा कि शहर में कहां-कहां गया था, क्या क्या किया और इस स्कैम में कौन कौन शामिल है। झांसी ने फोन भेज दिया। उधर जयचंद्रन ने पेपर की गाड़ी का नंबर अमर को थमाया।
आरपीएससी का पेपर जिस गाड़ी से थाईकारा सेंटर में आने वाला था, अमर भी उनकी टीम का सदस्य था। जयचंद्रन ने उसे हिदायत दी, इसी गाड़ी पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है। उधर जख्मी मारीमुथु को झांसी अपने जान पहचान वाले डॉक्टर के पास छोड़ाई। उसकी बीवी के रहने का भी इंतजाम कर दिया ताकि वो देखभाल कर सके। लौटते वक्त रास्ते में उसने श्रीनिधि को खड़े देखा, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। झांसी ने लिफ्ट दी, पिछली बार रुखाई से बात करने की माफी भी मांगी और एग्जाम की तैयारी पर कुछ सलाह भी दी। उधर एलंगोवन ने शहर में आए 21 से 36 साल के लोगों की जानकारी खंगालकर 4 लोगों को संदिग्ध पाया, एक बाप बेटा और एक भाई बहन। उसे शक हुआ ये लोग स्कैम रैकेट से जुड़े हैं। चारों माउंट व्यू रिजॉर्ट में ठहरे थे। झांसी ने उन पर नजर रखने को कहा। एक रात खबर आई वो चारों उसी रात रिजॉर्ट छोड़कर निकलने वाले हैं। झांसी ने फौरन एलंगोवन को रिजॉर्ट भेजा, शक्तिवेल को फोन करके श्रीनिधि को लाने को कहा। फिर मणिकंदन और आकाश को लेकर खुद वहां पहुंची। जो भाई बहन थे उनकी जगह आकाश और श्रीनिधि को भेजने का प्लान बनाया, क्योंकि उसी रात स्कैम वाले लोग उन्हें लेने आने वाले थे। मणिकंदन ने आकाश के कपड़ों में एक छुपा हुआ बटन कैमरा फिट कर दिया, बोला मौका मिलते ही चालू कर देना। थोड़ी देर बाद स्कैम रैकेट की गाड़ी आई और आकाश श्रीनिधि के साथ साथ बाप बेटे को भी ले गई। झांसी, एलंगोवन और मणिकंदन उनके पीछे लग गए। आकाश और श्रीनिधि के फोन की लोकेशन से उन्हें ट्रैक कर रहे थे, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ही स्कैम वालों ने सबके फोन ले लिए और बंद कर दिए। फिर अंधेरी पहाड़ी रास्ते में कहीं उनकी गाड़ी झांसी की नजरों से ओझल हो गई। आगे 2 रास्ते थे, किधर गई समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ कुछ दूर जाकर एहसास हुआ ट्रैक पूरी तरह टूट चुका है, अब कुछ करने को नहीं बचा। झांसी टेंशन में आ गई, आकाश और श्रीनिधि सही सलामत वापस आ पाएंगे ना। उधर राजेश शहर में जिस होटल में रुका था वहां जयचंद्रन पहुंच गया। साथ में अमर और एक और साथी था। पुलिस की पहचान बताकर आईडी कार्ड दिखाकर पता कर लिया राजेश कब आया था, कौन से कमरे में था, मगर सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मैनेजर की इजाजत जरूरी थी। फिलहाल वो वहां से निकल पड़ा। लोकेशन ट्रैक करते करते वो समंदर के किनारे पहुंच गया, मगर वहां जाकर समझ आया रोज हजारों लोग यहां आते हैं। इतनी भीड़ में कौन राजेश से मिलने आया था ये पता लगाना नामुमकिन था। फिर वो पास की एक चाय की दुकान पर गए। चाय पीते पीते जयचंद्रन को अचानक याद आया, शहर आने के बाद राजेश ने अपने फोन में इसी दुकानदार की एक फोटो खींची थी। तस्वीर में दुकानदार के हाथ में एक बैग था। बस यही उसका शक गहरा हो गया, ये आदमी ही स्कैम का हिस्सा है, शायद पैसे के लेन देन में बिचौलिए का काम करता है। जयचंद्रन ने दूर से उस पर नजर रखी। उसने देखा दुकान बंद करने के बाद भी वो आदमी दुकान के बाहर एक बाल्टी टांग कर रख देता है। शक और बढ़ गया। चुपके से पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच गया। पुलिस की पहचान बताकर पूछताछ शुरू की। एग्जाम स्कैम रैकेट से तेरा क्या रिश्ता है? आदमी ने बताया, साहब मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन एक आदमी आया और बोला अगर पार्सल हैंडओवर का काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। गरीब आदमी हूँ, पैसों के लालच में मान गया। कभी कभी कोई आकर उसी बाल्टी में पार्सल रख जाता है, बाद में कोई और आकर ले जाता है। काम होते ही उसी बाल्टी में मेरी मजदूरी रख दी जाती है। अगले दिन जयचंद्रन और अमर उसी दुकान पर नजर रखने लगे। ठीक उसी वक्त वहां आरपीएससी का सेक्रेटरी दुरईराज पहुंचा। गाड़ी से उतरकर समंदर की तरफ चला गया। अमर उसके पीछे लगा और जयचंद्रन दुकान के सामने ही नजर रखता रहा। शुरू में कुछ शक करने जैसा नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद दुरईराज वापस गाड़ी में बैठकर निकल गया, मगर उसके जाते ही जयचंद्रन की नजर पड़ी। एक लड़का चुपके से दुरईराज की गाड़ी में एक पार्सल रख गया है और वो पार्सल उसने एक मछली बेचने वाली औरत से लिया था। उधर दुरईराज भी मछली खरीद कर ही घर लौट रहा था। जयचंद्रन ने फौरन उसका पीछा शुरू किया। घर पहुंचकर दुरईराज ने अपनी बीवी सत्या से मछली तलने को कहा। तो क्या यही सत्या वो लड़की है जिससे रोज रात कुमारेसन घंटों बात किया करता था? उधर दुरईराज को भी एहसास हो चुका था कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचते ही उसने गेट के बाहर का सीसीटीवी चेक किया और पुष्टि हो गई, सच में कोई उसके पीछे लगा हुआ है। फिर उसने जयचंद्रन की गाड़ी का नंबर किसी को भेज दिया, मगर क्यों? उधर अगली सुबह आकाश और श्रीनिधि वापस लौट आए। उन्होंने बताया खुफिया जगह ले जाया गया था, वहां हमारी तरह कई और कैंडिडेट्स थे। सबको कुछ क्वेश्चन पेपर देकर बताया गया एग्जाम में इन्हीं से सवाल आएंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले तक वहीं रहकर इन्हें रट लेना है। मगर अचानक वहां एक गुंडा गिरोह आ गया और पूरी जगह पर हमला कर दिया। स्कैम रैकेट के कई लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। हमलावरों में से एक चिल्ला रहा था, जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं वो सब फर्जी हैं, स्कैमर तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। उसने कैंडिडेट्स के पैसे वापस दिलवाने का भी ऐलान किया। इस पूरी घटना के दौरान आकाश ने अपना बटन कैमरा चालू कर दिया था। वो फुटेज देखकर झांसी हक्की भक्की रह गई, क्योंकि हमला करने वाला आदमी और कोई नहीं, टी एस्टेट फ्री कोचिंग सेंटर का एमडी कुमारीसन था। तो क्या इस स्कैम रैकेट से कुमारीसन भी जुड़ा है? ठीक उसी वक्त अमर का फोन आया। कांपती आवाज में उसने कहा, दीदी कार एक्सीडेंट में जयचंद्रन सर की मौत हो गई। ये सुनते ही झांसी अंदर से एकदम टूट गई। तो क्या आरपीएससी का सेक्रेटरी दुरईराज ही जयचंद्रन का कातिल है? जयचंद्रन की मौत के साथ ही झांसी और उसकी पूरी टीम के सिर से जैसे आखिरी आसरा भी छिन गया।
खैर, झांसी की तरह कुमारेसन की जिंदगी में भी एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। कुमारेसन बेहद गरीब परिवार का बेटा था। माँ और छोटी बहन सत्या के साथ रहता था। गुजारा चलता था नदी से मछली पकड़कर, बाजार में बेचकर। सत्या माँ का हाथ बंटाती थी, मगर कुमारेसन को माँ कभी इन कामों में हाथ लगाने नहीं देती थी। उसका एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुमारेसन भी कमाल का होनहार था। स्कूल के एग्जाम में पूरे जिले में अव्वल आया था, मगर कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ही उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आ गया। एक दिन मछली पकड़ते वक्त उसकी माँ ने एक मछली मुंह में दबा रखी थी। दूसरी पकड़ने के लिए कांटे में कीड़ा लगा रही थी और बेख्याली में मुंह में रखी मछली गले के अंदर चली गई। वहीं उसकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद कुमारेसन की पूरी जिंदगी बदल गई। जो लड़का कभी काम नहीं करता था, अब उसी को बहन के साथ मिलकर मछली पकड़नी पड़ती थी, बाजार बाजार बेचनी पड़ती थी। कुमारेसन की माँ से नियमित मछली खरीदती थी एक औरत, शांति। एक बार शांति के बेटे मनोज को चेचक हुई थी। कुमारेसन की माँ ने उसे एक खास मछली बनाकर खाने को कहा था। अजीब बात, मनोज ठीक हो गया। तब से शांति इन्हीं से मछली खरीदती थी। माँ की मौत के बाद एक दिन कुमारेसन और सत्या मछली बेच रहे थे, तभी शांति आई और अपने बेटे मनोज की शादी का कार्ड पकड़ा गई। कार्ड पर लिखा था, मनोज अब डिप्टी कलेक्टर है। ये देखकर कुमारेसन के दिमाग में सवाल कौंधा, क्योंकि पहले वो खुद शांति को कहते सुन चुका था, मनोज पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, फिर इतनी बड़ी सरकारी नौकरी कैसे मिल गई। शक के मारे वो दौड़कर शांति के पास गया और तब शांति ने उसे ऐसी सच्चाई बताई जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही पलट दिया। उसने कहा, बेटा, बड़ी सरकारी नौकरी सिर्फ काबिलियत से नहीं मिलती, सही जगह पैसा फेंकना भी आना चाहिए। उसी दिन पहली बार कुमारेसन को एग्जाम स्कैम की भयानक हकीकत का पता चला। उधर पैसे की किल्लत से उनकी जिंदगी रुकती जा रही थी। एक दिन मजबूर होकर वो शांति के पास नौकरी मांगने पहुंचा। शांति ने उसे और सत्या को शहर में एक आदमी के पास भेज दिया। उसका एक कोचिंग सेंटर था। वहाँ कुमारेसन का काम था फोटोकॉपी करना। साथ में अमीर बच्चों को अलग से पहचान कर उनके कान में फुसफुसाना। आसानी से पास होने का एक तरीका मेरे पास है। बस इसी तरह वो आदमी अमीर बच्चों को जाल में फंसाकर पैसा बनाता था और कुमारेसन उसका जरिया था। वो खुद की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, मगर पैसे की कमी और काम के बोझ ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। मगर इस दौरान वो पूरा सिस्टम सीख गया। एक दिन उसने तनख्वाह की जगह कमीशन की मांग कर दी। उस आदमी ने उसे बेइज्जत करते हुए कहा, तेरी औकात नहीं है इतने बड़े ख्वाब देखने की। उसी अपमान से कुमारेसन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टी एस्टेट फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का प्लान बनाया। जब उस आदमी को पता चला तो उसने कुमारेसन को मारने की कोशिश की ताकि वो उसका आइडिया हड़प सके। आत्मरक्षा में कुमारेसन ने ही उल्टा उसे मार डाला। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना कोचिंग सेंटर खड़ा किया। पैसे की कमी से खुद पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का इंतजाम किया। मगर इसके पीछे भी एक अजीब हिसाब था। उसका मानना था, इन सैकड़ों गरीब बच्चों की भीड़ में कुछ अमीर बच्चे भी जरूर मिलेंगे। उनसे पेपर बेचकर या पास करवाकर मोटी रकम कमा लूंगा। उसी पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई चलेगी। इसी बीच कुमारेसन की बहन सत्या की शादी हुई आरपीएससी सेक्रेटरी दुराईराज से, और दुराईराज भी इसी स्कैम रैकेट का हिस्सा था। दोनों मिलकर लंबे अरसे से ये काला धंधा चला रहे थे। कुमारेसन को अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत थी। सत्या ही उसका इकलौता परिवार थी। एक दिन सत्या की बेटी का कान छेदने का आयोजन गांव के पुराने मंदिर में हुआ। वही मंदिर जहां बचपन में उनकी माँ उन्हें पूजा के लिए ले जाया करती थी। उसने एक मन्नत मांगी थी कि अगर बेटा एग्जाम में पास हो जाए तो मंदिर में एक नया कुठार दान करेगी, मगर वो मन्नत कभी पूरी न हो सकी। आयोजन के दिन पूजा के बीच एक पागल सा आदमी आकर कुमारेसन से बोला, भगवान से किया हुआ एक वादा अभी बाकी है। ये सुनकर पुराने जख्म फिर हरे हो गए। कुमारेसन खुद कभी पुलिस अफसर या सरकारी अफसर नहीं बन पाया। अपना ख्वाब भी अधूरा रह गया, माँ का भी। गुस्से और अभिमान में उसने कह दिया, मैं चाहूँ तो पूरा मंदिर नया बनवा सकता हूँ, आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा सकता हूँ, मगर वो नया कुठार आज भी नहीं दूंगा। साफ था, पैसा और ताकत मिलने के बाद भी अंदर की वो अधूरी ख्वाहिश आज तक नहीं भर पाई थी। खैर, उधर दुराईराज को जब पता चला कि जयचंद्रन उसका पीछा कर रहा है तो उसने प्लान करके कार एक्सीडेंट करवाकर जयचंद्रन को मरवा दिया। फिर उसका फोन भी हथिया लिया। उसी फोन को खंगालकर पता लगा जयचंद्रन का रोज संपर्क था झांसी नाम की एक लड़की से, जो असली डीएसपी मारामल्ली को कैद करके खुद उसका रूप धर के एग्जाम स्कैन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दुराईराज ने ये बात कुमारेसन को भी बताई। पहले मारामल्ली के फोन पर ही स्कैम रैकेट की हिदायतें आती थीं। इस बार कुमारेसन ने उसी फोन पर एक लोकेशन भेजी मिलने के लिए। उसे लगा अगर झांसी मारामल्ली के रूप में आएगी तो वो पूरा खेल समेट लेगा। पहले झांसी भी मिलने जाने वाली थी, मगर अचानक उसने प्लान बदल दिया। उसे समझ आ गया, अगर दुराईराज ने सच में जयचंद्रन को मारा है
तो अब तक उनके बारे में सब जान चुका होगा। और उसी पल झांसी को पता चला दुरईराज दरअसल कुमारेसन की बहन सत्या का शौहर है। ये कनेक्शन समझते ही उसे एहसास हो गया खतरा बहुत करीब आ चुका है। जल्द से जल्द सबको महफूज जगह पहुंचाना होगा। उधर झांसी के न मिलने पर कुमारेसन ने नया प्लान बनाया। उसने दुरईराज को हुक्म दिया असली मारामल्ली का कत्ल कर दे ताकि सारा इल्जाम झांसी पर आ जाए। खतरा भांपकर झांसी ने तेजी से प्लान बदला। मामी और मणिकंदन को पहले ही निकलने को कहा, फिर खुद मारामल्ली के पास गई। बहुत ही संक्षेप में पूरी सच्चाई बताई और उसके पैर की जंजीर की चाबी थमा दी ताकि दोनों साथ भाग सकें। मगर आजाद होते ही मारामल्ली ने उल्टा झांसी पर हमला कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने दिन जो सुना वो सब सच है। मारामल्ली ने झांसी की बंदूक छीनकर गोली चला दी। गोली झांसी के हाथ को छूती हुई निकल गई। गहरी चोट नहीं लगी। दोनों के बीच हाथापाई चल ही रही थी कि तभी दुरईराज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया मारामल्ली को मारने। दुरईराज ने गोली चलाई मगर झांसी ने खुद बीच में आके उसे रोक दिया। फिर झांसी और मारामल्ली ने मिलकर दुरईराज के आदमियों से मुकाबला किया। आखिरकार सबको हरा डाला। थकान से चूर दोनों जब बंगले से बाहर निकले तब तक आसपास के लोग जमा हो चुके थे। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे। गाड़ी चला रहा था शक्तिवेल। गाड़ी में बैठे बैठे झांसी ने उसे सच बता दिया। शक्तिवेल भैया, मैं असली डीएसपी नहीं हूँ। शक्तिवेल ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैम मुझे पहले ही पता चल गया था, मगर एक नकली डीएसपी होकर भी आपने जो किया है वो कई असली पुलिस अफसर भी नहीं कर सकते। और फिर उसने झांसी को सलाम किया। झांसी ने मारामल्ली से कहा, मैम शॉर्टकट से बहुत कुछ मिल जाता है मगर उस फायदे के पीछे किसी और का हक मारा जाता है। वो एक सुनसान जगह पहुंचे जहां मामी पहले से मारामल्ली की मां और बेटी को लेकर इंतजार कर रहा था। झांसी ने मारामल्ली से कहा, आप मां और बच्ची को लेकर निकल जाइए, और खुद मामी और मणिकंदन को लेकर जंगल की गहराई में छिप गई क्योंकि अब उसकी पहचान पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी थी। उधर हालात की खबर मिलते ही एसपी विनोद ने मारामल्ली को फोन किया मिलने के लिए, मगर मारामल्ली ने कहा, मैं अभी डर के मारे कहीं नहीं जाऊंगी, सीधे थाईकारा थाने जा रही हूँ, आप वहीं से मुझे ले जाइए। डीएसपी बदले जाने की यह सनसनीखेज खबर मीडिया में फैलते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। ऊपर से सामने आरपीएससी का एग्जाम सिर पर था। पुलिस पागलों की तरह झांसी की तलाश शुरू कर देती है, खासकर सेकरन और विनोद। दूसरी तरफ एग्जाम स्कैम का पूरा खेल अब भी बिना किसी रुकावट के चल रहा था। जंगल में छिपी झांसी सब पर नजर रख रही थी। कुमारेसन की कॉल रिकॉर्ड सुनकर ही झांसी और मणिकंदन समझ गए स्कैम कैसे होने वाला है और फिर वो उसे रोकने का प्लान बनाने लगे। खैर, थाईकारा एग्जाम हॉल से एग्जाम के बाद आंसर शीट तहसील ऑफिस तक जिस रास्ते से जाएंगी उसी रास्ते पर कुमारेसन और दुरईराज ने स्कैम का प्लान बनाया था। रास्ते में 2 पुलिस बैरिकेड लगाए जाएंगे जहां 2 कैमरे होंगे और बीच के सुनसान रास्ते में दुरईराज या कुमारेसन एक हाथी लेकर तैयार रहेंगे। आंसर शीट की गाड़ी वहां पहुंचते ही हाथी को रास्ते पर उतारा जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने पैसे देकर पास होने का इंतजाम किया है वो एग्जाम में मैजिक पेन से जवाब लिखेंगे। एग्जाम हॉल से उस जगह तक आंसर शीट पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा और इसी 1 घंटे में मैजिक पेन की स्याही गायब हो जाएगी। तब हाथी का बहाना बनाकर गाड़ी रोककर कुमारेसन घूस वाले कैंडिडेट्स की आंसर शीट निकालेगा, सही जवाब भरेगा और फिर आंसर शीट वापस तहसील ऑफिस भिजवा दी जाएगी। देर का बहाना ये दिया जाएगा कि रास्ते में हाथी आ गया था। जहां हाथी आना था ठीक उसी जगह ऊपर की तरफ झांसी ने एक छुपा हुआ कैमरा फिट कर दिया, पूरी घटना रिकॉर्ड करने के लिए। एग्जाम के दिन परीक्षा शुरू हो गई। शक्तिवेल की बेटी श्रीनिधि भी पेपर देने गई। शक्तिवेल बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। डीएसपी बदले जाने के बाद पूरा एग्जाम बेहद कड़ी सुरक्षा में हो रहा था। उधर एग्जाम हॉल से एलंगोवन ने झांसी को फोन करके बताया, एग्जाम खत्म हो गया है, आंसर शीट प्रिंसिपल के ऑफिस में सील के लिए रखी है, थोड़ी देर में निकलेंगी। मगर डीएसपी बदले जाने के बाद दूसरे पुलिस वाले डीएसपी ऑफिस के मेंबरों पर भी नजर रखने लगे थे। एक पुलिस वाले ने एलंगोवन को फोन पर बात करते देखकर उसका फोन चेक कर लिया। उसमें झांसी का नंबर जेन के नाम से सेव था। एलंगोवन को फौरन हिरासत में ले लिया गया और झांसी का नंबर ट्रेस करवाने का काम शुरू कर दिया गया। लोकेशन एसपी विनोद को भेज दी गई। उधर झांसी, मणिकंदन और मामी कैमरे को टकटकी लगाकर आंसर शीट की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, मगर जो उन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं। आंसर शीट की गाड़ी कहीं रोके बिना सीधी निकल गई। झांसी का पूरा प्लान फेल हो गया। ठीक उसी पल कैमरे के सामने आकर खड़ा हुआ दुरईराज। कैमरे की तरफ देखते हुए उसने झांसी को उद्देश्य करके कहा, हमने जानबूझकर तुझे गलत रास्ते पर लगाया है। असल में आंसर शीट बदलने का प्लान ये नहीं कुछ और है। तभी शक्तिवेल का फोन आया। उसने पूछा, प्लान कामयाब हुआ? झांसी ने जवाब दिया, भैया मुख्य प्लान फेल हो गया मगर मेरा एक प्लान बी था और वो काम कर गया। दरअसल इस बीच मारामल्ली से झांसी की सुलह हो चुकी थी। उसने झांसी की मदद का फैसला किया था। झांसी ने उसे एक छुपा हुआ कैमरा थमाया था ताकि वो किसी तरह उसे विनोद की गाड़ी में फिट कर सके। बाद में जब विनोद थाईकारा स्टेशन से मारामल्ली को लेने आया तो उसकी अनजाने में ही मारामल्ली ने गाड़ी में कैमरा फिट कर दिया। दरअसल कुमारेसन का असली स्कैम प्लान बिल्कुल अलग था।
आंसर शीट फेरी से पार की जा रही थी एसपी और प्रिंसिपल की निगरानी में। दोनों को कुमारेसन में पहले से अपनी टीम में मिला लिया था। फेरी पर बैठे बैठे विनोद की गाड़ी के अंदर ही कुमारेसन उन कैंडिडेट्स के नाम पर नई आंसर शीट भरने लगा जिनसे पैसे लिए गए थे। मदद कर रहा था विनोद खुद। आंसर शीट भरने के बाद वो प्रिंसिपल को थमा दी जाती। फिर एग्जाम हॉल से लाई गई असली आंसर शीट में से उन कैंडिडेट्स की शीट निकालकर उनकी जगह कुमारेसन की भरी हुई नई शीट डाल दी जाती। विनोद ने पूछा, कुमारेसन, हर आंसर शीट का OMR और बारकोड अलग होता है और सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग था, तो तुझे कैसे पता चला कि किसको कौन सा क्वेश्चन मिला और इतनी जल्दी एक ही बारकोड वाली नई आंसर शीट कैसे तैयार की? कुमारेसन ने बताया, जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए थे उनकी सीटें एक के बाद एक लगातार रखी गई थी। वहां मेरा एक आदमी गार्ड टीचर के तौर पर तैनात था जिसके चश्मे में स्पाई कैमरा फिट था। एग्जाम शुरू होते ही उसी कैमरे से कैंडिडेट्स के OMR कोड की फोटो खींचकर भेज दी गई। फिर वो कोड प्रिंटिंग हाउस भेजकर हूबहू वही बारकोड वाली नई आंसर शीट छप पाई गई। अब वही शीट असली के साथ अदला बदली हो रही है और ये पूरी बातचीत विनोद की गाड़ी में लगे छुपे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में लेकर झांसी जंगल के अपने टेंट से निकल ही रही थी कि वहां से सैकरन और चेजियान आ पहुंचे। सैकरन ने झांसी से पेन ड्राइव छीनने की कोशिश की, मगर तभी चेजियान ने उल्टा सैकरन पर बंदूक तान दी। चेजियान ने झांसी को बताया, काफी पहले मुझे शक हो गया था कि तुम असली मारामली नहीं हो। एलोंगोवन से सब सच जानने के बाद भी मैंने कुछ जाहिर नहीं किया, बल्कि बिना बताए इतने दिनों से तुम्हारी मदद ही करता रहा हूँ। एसपी कई बार DSP की मीटिंग बुलाना चाहते थे, मगर चेजियान ने तरह तरह के बहाने से उन्हें टाला, क्योंकि उसे पता था अगर झांसी मीटिंग में जाती तो वहां कम से कम एक तो ऐसा शख्स होता जो असली मारामल्ली को पहचानता था और बस झांसी का राज खुल जाता। चेजियान की मदद से झांसी मणिकंदन और मामी सैकरन के हाथ से भागने में कामयाब हो गए। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह पेन ड्राइव वाला वीडियो लीक करना ताकि कुमारेसन और एग्जाम स्कैम की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। मगर जंगल छोड़कर बाहर निकलते ही उन्होंने देखा आगे कुमारेसन इंतजार में खड़ा है। उसे देखते ही वो वापस जंगल की तरफ भागे और कुमारेसन उनके पीछे। पीछा करते करते कुमारेसन ने तीर चलाया और उससे जख्मी होकर मामी की मौत हो गई। झांसी और मणिकंदन ने दो अलग दिशाओं में भागने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद कुमारेसन ने झांसी को पकड़ ही लिया। उसका छुड़ा एक तीर झांसी के पेट में जा धंसा। कुमारेसन ने झांसी के बाल पकड़कर मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या खुद को बड़ी जीनियस समझती है? फिर उसने एक मुश्किल सवाल पूछा, मगर झांसी ने सही जवाब दे दिया। पलटकर झांसी ने भी कुमारेसन से एक सवाल किया। कुमारेसन ने जवाब दिया तो झांसी बोली, तेरा जवाब गलत है। इसी बातचीत के बीच कुमारेसन की एक पल की लापरवाही का फायदा झांसी ने उठाया। अपने पेट में धंसा तीर खुद ही खींच कर निकाला और वही तीर सीधे कुमारेसन के पेट में घोंप दिया। फिर वहां से भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद झांसी ने विनोद की गाड़ी में हुई कुमारेसन और विनोद की वो छुपी बातचीत न्यूज चैनल पर लीक कर दी। पूरी सच्चाई सामने आते ही पुलिस कुमारेसन को ढूंढने लगी। पकड़े जाने की हताशा में कुमारेसन उसी नदी के किनारे जा खड़ा हुआ जहां उसकी मां की मौत हुई थी। टीवी पर अपने खिलाफ कवरेज देखकर सत्या ने भाई को फोन किया। कुमारेसन ने कॉल उठाई, मगर एक भी शब्द नहीं बोला, जैसे सब कुछ कबूल कर लिया हो। सत्या के फोन काटते ही उसके पास एक और कॉल आई, उसी रहस्यमयी आदमी की जिसने पहले राजेश को खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। उस आदमी ने कुमारेसन से भी कहा, इस दुनिया से अब विदा ले ले। कुमारेसन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पानी में उतर गया। फिर एक ईल मछली पकड़कर उसे अपने मुंह के अंदर डाल लिया। मछली शरीर के अंदर घुसते ही उसकी मौत हो गई। उधर अपनी गलती समझकर मारामल्ली ने इस्तीफा दे दिया और शोहर से भी रिश्ता ठीक कर लिया। कोर्ट ने पाया झांसी पहले 8 साल से नाहक जेल में थी। ऊपर से इतने बड़े स्कैम रैकेट को पकड़वाने में उसका असाधारण योगदान था। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने उसे किडनैपिंग और रूप धरने के आरोपों से बरी कर दिया, बल्कि पुलिस की नौकरी के लिए दिए एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर ही उसे रस्मी तौर पर DSP की पोस्ट दे दी गई। तो दोस्तों, झांसी ने आखिरकार एग्जाम स्कैम रैकेट को पकड़ ही लिया। उसकी मां का सपना भी पूरा हो गया। स्कैम का मास्टरमाइंड कुमारेसन भी मारा गया। तो क्या एग्जाम में भ्रष्टाचार पूरी तरह बंद हो गया? नहीं। ड्यूटी ज्वाइन करने के अगले ही दिन झांसी के पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आती है और फोन के दूसरी तरफ था वही रहस्यमयी आदमी जिसने राजेश और कुमारेसन दोनों को खुदकुशी पर मजबूर किया था। उसने झांसी को बताया, एग्जाम का स्कैम अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी होगा। फिर उसने झांसी को चैलेंज दिया, अब तक तो तूने नकली DSP बनकर तहकीकात की थी, अब असली DSP बनकर अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढ कर दिखा। उसने एक और इशारा भी दिया, मैं इतने दिन तेरे आसपास ही था, मगर तू मुझे कभी पहचान नहीं पाई। अब सवाल ये है, एग्जाम के इस बड़े स्कैम का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है? और उसकी एक बात पर राजेश और कुमारेसन ने बिना झिझक अपनी जान क्यों दे दी? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए एग्जाम सीरीज के सीजन 2 का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।